जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम ऑडिबल। और जी, क्या हाल चाल है सबके? खैरियत से? यार दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क की, हमारे फ़ौज की और हमारी अवाम की हिफाज़त फरमाए, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ टाइम। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर 3-4 मुल्क जो हैं वो इकट्ठे मिल के अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इज़राइल भी है, जिसमें इंडिया भी है और 1-2 और हिडन फोर्सेस भी हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। कोशिश करें जो गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है उसको आप अपने पास रखें और उनके ऊपर मनो अमल करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाज़त फरमाएगा। खैर शुरू करते हैं। हमारा जो आज का बेसिकली जो लेक्चर है दैट्स अ डेमो लेक्चर। और डेमो के अंदर हम क्या करते हैं कि डेमो के अंदर मैं आपको बताता होता हूँ कि हमने जो 3 महीने का जो सेशन होता है उसके अंदर जितना भी कुछ हमने पढ़ना होता है या मैंने पढ़ाना होता है वो सारा कुछ मैं उसमें डिस्कस करता होता हूँ। तो ताकि एक तो क्लैरिटी हो जाए और दूसरे नंबर पे क्लैरिटी होने के साथ-साथ आपको तमाम वो जो कोर्स की आउटलाइन है पूरे के पूरे आपको एक मैप पूरे का पूरा एक स्केच मैं दे दूँ और कोई उसके अंदर एम्बिग्यूटी ना रहे। तो स इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मैं, ब बहुत सारों को नहीं पता होगा मेरे बारे में। मैं खुद आई एम अ पीएमएस ऑफिसर, आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रहीमा खान। और 2021 में हमने दिया था और बल्कि 2020 में दिया था और 2022 में जाके हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो इट्स बीन 3 इयर्स इन सर्विस और मोर देन 4 इयर्स सिंस लास्ट 4 इयर्स आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट और मोर देन 1300 सक्सेस स्टोरीज अल्हम्दुलिल्लाह आर ऑन द रिकॉर्ड। और जो नाउन सक्सेस स्टोरीज हैं, अननाउन उसके अलावा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं पूरे पाकिस्तान में मेरी जीके को लेके। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि आजकल मैं लाहौर सर्व कर रहा हूँ और पोस्टिंग मेरी यहाँ पे है। आगे की तरफ हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया फॉर्मल, अब हम क्लास की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो जीके का सेशन है इसके अंदर टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। आज तो मैं आपको इस पे लाइव लेक्चर दे रहा हूँ, वीडियो भी आपको आ रही होगी। वरना मैं इस टैब के ऊपर लेक्चर देता होता हूँ और इस पे ये चूँकि मैकबुक के अंदर वो ऑप्शन नहीं होता टच पे लिखने का, तो लिहाजा इस टैब के ऊपर इस तरह से करके ये जो आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इस तरह से लेके मैं चल रहा होता हूँ और मैं दिखा देता हूँ आपको। 10 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंडो पाक हिस्ट्री। और इंडो पाक हिस्ट्री जैसे ये वाला इस तरह से करके मैंने लिखा हुआ है, चीज़ें ये लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं। तो ये टैब के ऊपर इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाता होता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, ये आप लोग देख भी रहे होंगे गालिबन। ये सारा कुछ खैर आगे की तरफ हम चलते हैं। तो 10 सब्जेक्ट्स इंडो पाक हिस्ट्री है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और इस्लामिक स्टडीज़। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट बनते हैं जो कि आपको मैंने पढ़ाने हैं। अगर आपका कोई भी बीच में क्वेश्चन आता है तो उसको मैं एंड पे एड्रेस करूँगा, ठीक है? और देन हम एक-एक करके आगे फर्दर हम प्रोसीड करते जाएँगे। अगर हम इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको मैं किस तरह से पढ़ाऊँगा उसका मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। इंडो पाक हिस्ट्री वैसे तो जो रिटन हिस्ट्री है हम वहाँ से शुरू करते होते हैं। ख़ास तौर पे वो ग्रीक एरा है, उसको भी मैं पढ़ाता होता हूँ। उसके अलावा जो बहुत ही पुरानी सिविलाइज़ेशंस हैं, दुनिया की जितनी बड़ी-बड़ी सिविलाइज़ेशंस थी, वो सारी की सारी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओल्डेस्ट सिविलाइज़ेशंस भी मैं उसमें शामिल हैं और अ, उसमें डिफरेंट एम्पायर्स शामिल हैं। उसमें आपकी जो मेसोपोटामिया वाली है वो हो गई, इजिप्शियन हो गई, इराकी सिविलाइज़ेशन हो गई। इधर चले जाएँ तो चाइनीज़ सिविलाइज़ेशंस हो गई, ऊपर चले जाएँ तो यूरोपियन सिविलाइज़ेशंस के अंदर ख़ास तौर पे ग्रीक की जो सिविलाइज़ेशन थी वो भी हम पढ़ेंगे, सारी की सारी। तो सादिक भाई मैं आपको ना थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ, फ्री होके फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो क्लास में था इसलिए अभी कॉल नहीं ले सका। अच्छा उसके बाद
ये सारी सिविलाइजेशंस पढ़ा के उसके बाद हम मेन जो हमारा मकसद होगा वो इंडो पाक के ऊपर होगा। और इंडो पाक के अंदर जो मेजोरियन सारी की सारी वो पढ़ के, और इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे जो हमारी सिविलाइजेशन चाकिया एम्पायर है, मौर्य एम्पायर है, इन सब को हम पढ़ेंगे। और हिंदू सिविलाइजेशंस के बाद हम आस्ता-आस्ता जाएँगे, जो हमारी इस्लामिक सिविलाइजेशंस है उसको मैं डिटेल के अंदर पढ़ाऊँगा। उनके साथ-साथ एक जो यूरोपियन सिविलाइजेशंस है वो भी साथ-साथ चलती रहेगी। ठीक है? ख़ास तौर पे जो हमारी ये ईस्ट और वेस्ट के अंदर डिवाइड हो गई थी यूरोप के अंदर एम्पायर, हम उसको गौर से पढ़ेंगे, उसका नाम, उसकी सारी हिस्ट्री बताऊँगा कि किसने किस तरीके से उस एम्पायर की बुनियाद रखी और आगे चल के मुसलमानों के साथ उसने कैसे वॉर्स वॉर्स हैं वो वेज की। तो ये सारा कुछ पढ़ा के उसके बाद फिर हम आगे की तरफ आके मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करता हूँ मैं। मोहम्मद बिन कासिम जिस तरह से उससे पहले उबैदुल्ला बदील आए और इसने आके मुस्लिम एम्पायर की बुनियाद रखी, और साथ में जो उधर उमैया डायनेस्टी चल रही थी अरब के अंदर, तो उमैया वालों ने इसको बुला के कत्ल कर दिया था, ख़ास तौर पे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने। क्योंकि जो सेंट्रल एशिया था वहाँ पे कुतैबा बिन मुस्लिम को भेजा गया था, यूरोप के अंदर तारिक बिन ज़ियाद को भेजा गया था। तो तारिक बिन ज़ियाद ने चूँकि जिब्राल्टर क्रॉस करके ऊपर स्पेन पे अटैक किया था और मोरक्को से, तो वो भी सारा कुछ उमैया के डायनेस्टी के टाइम पे हुआ है। तो ये उमैया के दौर की जो एक्सपेंशन है, ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और इंडो पाक के अंदर जो एक्सपेंशन हुई थी, राजा दाहिर का जो बाप था चच, उसके दौर से शुरू हुई और राजा दाहिर और ऑनवर्ड्स ये चलती गई। तो इसको हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह सारी की सारी पढ़ेंगे। उसके बाद गजनवी आ जाते हैं। गजनवी गजनवी महमूद गजनवी है। मैं आ रहा हूँ, मिसबा उसी तरफ आ रहा हूँ। महमूद गजनवी का पूरा दौर हम पढ़ेंगे। महमूद गजनवी के बाद जितने गजवियाँ हैं, उनसे पहले अलबतगीन, सुबकतगीन और ये सारे के सारे, इनको मैं पढ़ाऊँगा कि किस तरह ऊपर जो अरब रूल था और नीचे जो टर्किश सोल्जर्स थे, किस तरीके से उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बुनियादें मज़बूत करना शुरू की और इंडो पाक के ऊपर उन्होंने रूल किया, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आके बाद में उन्होंने रूल किया। तो जब ये गज़नवी होते हैं तो गज़नवियों के बाद गौरी और गज़नवियों की आपस की टसल चल पड़ती है, और 1153 से ऑनवर्ड्स ये काम शुरू हो जाता है, और 1186 में आके जो गज़नवी होते हैं वो उनको गौरी आके डिफीट कर देते हैं, और फिर शहाबुद्दीन गौरी आ जाता है 1186 से लेकर 1206 तक। चूँकि उसको भी खुकरों ने कत्ल कर दिया था जब वो इन्वेड करके यहाँ से वापस जा रहा था जेलम के मुकाम पे। तो वो भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, दैट हाउ ही वाज़ किल्ड और इन व्हिच एरियाज़ ही इन्वेडेड। गौरियों के बाद फिर दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत जो है बेसिकली ये स्लेव डायनेस्टी जो कि गौरियों के स्लेव थे, वहाँ से शुरू होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होके और अल्तमश से लेकर, और फिर एक फ़ीमेल हैं इस्लामिक हिस्ट्री की पहली फ़ीमेल जिन्होंने आके बाकायदा तौर पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया। हम उनको भी मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। और फिर ये चलती जाती है स्लेव डायनेस्टी। 1206 से लेकर 1526 तक 5 इंडिया के अंदर डायनेस्टीज़ आती हैं, जिसका इंडिया को आज भी दुःख है कि ये मुसलमान जो हैं ये हमारे ऊपर किस तरह से रूल करते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी है, उसके बाद खिलजी आते हैं, फिर तगलक आते हैं, फिर खलजी आते हैं, तगलक आते हैं, उसके बाद फिर आपके ये सैयद आते हैं, सैयदों के बाद आपके लोधी आते हैं, लोधियों के बाद आपके फाइनली मुगल्स आ जाते हैं, बल्कि लोधियों के बाद आपके मुगल्स आ जाते हैं। तो ये स्लेव, तगलक, खिलजी, सैयद, लोधी 5 डायनेस्टीज़ हैं 1206 से लेकर 1526 तक। इनको एक-एक साल की हिस्ट्री है, इनकी डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसके दौर में कहाँ-कहाँ पे इन्वेजन हुई, कौन-कौन सी इन्होंने जंगें लड़ी हैं, और किस-किस तरीके से इस्लाम जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आया, और हार्डली उस वक़्त मुसलमानों की पॉपुलेशन ना होने के बराबर थी। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में तो लोग यहाँ पे आके मुसलमान होना शुरू हुए थे, और जब मुग़ल आए तो मुग़ल होने तक इंडिया की टोटल 6% पॉपुलेशन दे वर मुस्लिम। रेस्ट ऑफ द इंडियंस दे वर हिंदूज़ एंड उस वक़्त चूँकि सिखिज़्म भी आ चुका था, 1539 की बात है, तो आप सिखिज़्म को भी काउंट कर सकते हैं कि सिख भी मिनॉरिटी में थे तब। अभी भी मिनॉरिटी के अंदर हैं, लेकिन उस वक़्त बहुत थोड़े थे क्योंकि उस वक़्त नया-नया मज़हब शुरू हुआ था, जब ये 1526 की बारी आई थी। तो बाबा गुरु नानक की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ हिंदू शुरू से मेजॉरिटी में रहे हैं, और पाकिस्तान, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो वो जो अभी भी इंडियंस को ये है कि 6% मुसलमान हमारे ऊपर इन्होंने 14-1500 साल कैसे रूल कर लिया है। ये बदले की आग में चलते रहते हैं और इनसे होता कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करे, हमारे मुल्क की हिफाज़त करे अल्लाह पाक। आगे चलते हैं। तो यार ये जो
जितने भी खिलजी हैं, जितने भी तगलक हैं, एक-एक करके मैं सारे के सारे मैं आपको पढ़ा दूँगा, जितने भी हैं। इसी तरह लोधी हैं, सैयद हैं, सारे के सारे पढ़ के उसके बाद मुगल्स आ जाते हैं। अब मुगल हिस्ट्री जो है बड़ी डिटेल में पढ़ने वाली है। मुगल जब आते हैं तो ख़ास तौर पे ज़हीरुद्दीन बाबर फ़रगाना से उठ के, अफ़गानिस्तान से उठ के यहाँ पे आके अटैक करता है, क्योंकि उस वक़्त उनको चाहिए होता है कि हर वक़्त किसी न किसी तरह से इन्वेड करें, क्योंकि यहाँ पे जो लोधी थे उनकी आपस की टसल चल रही थी, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी की। तो दौलत खान और इब्राहिम खान लोधी, दौलत खान ने जो है वो इसको इनवाइट किया ज़हीरुद्दीन बाबर को, और वो इधर आया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उसने आके यहाँ पे इंडिया के ऊपर अटैक किया। जब उसने अटैक किया तो ज़ाहिर-सी बात है लोधियों के साथ वो निपटा। लोधियों से निपटने के बाद उसने फिर क्या किया कि आहिस्ता-आहिस्ता जो अपनी एम्पायर थी उसको मज़बूत से मज़बूत तर बनाने में लग गया। आई एम टॉकिंग अबाउट ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 के अंदर आके पानीपत की पहली जंग लड़ता है। पानीपत की पहली उसने आके जंग लड़ी, और पानीपत की जब उसने पहली जंग लड़ी तो 1526 के अंदर उसने लोधियों को साइड पे कर दिया। अब ये मुसलमानों की वॉर थी आपस में यहाँ पे। ये मैं समझता हूँ पावर स्ट्रगल थी। यहाँ पे वो जो हम एलिमेंट लेकर आते हैं कि जी वो हिंदू मुसलमान मुसलमानियत को फैलाने आया था, इस्लाम को फैलाने आया था, तो ये बात गलत है। ज़हीरुद्दीन बाबर की हद तक गलत है। वो ही वाज़ एन इन्वेडर, वो आया, उसने लूट मार की, वापस चला गया। वापस नहीं गया, 1530 में उसकी डेथ हो गई। उसके अलावा भी यहाँ पे उसकी लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ हुई ज़हीरुद्दीन बाबर की। उसके 4 बेटे थे, और उनमें हुमायूँ जो था वो खुद रूलर बन गया, और कमरान मिर्ज़ा था, अस्करी मिर्ज़ा था, उमदल मिर्ज़ा था, और ये हुमायूँ मिर्ज़ा था। तो हुमायूँ मिर्ज़ा ने फिर लिटरेरी आदमी था, 1530 से लेकर 1540 तक उसने रूल किया, एंड ही फॉट सेवरल वॉर्स टू एस्टैब्लिश हिज़ रूलरशिप। देन उसके बाद फिर हुमायूँ 1540 में इसको शेरशाह सूरी टक्कर गया। अब शेरशाह सूरी भी मुसलमान था। शेरशाह सूरी ने क्या किया कि आते साथ ही इसके साथ जंग की हुमायूँ के साथ, और हुमायूँ को इसने निकाल फेंका, और उस वक़्त हुमायूँ जो था वो बेसिकली भाग गया। ये 1539 और 1540 की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 वॉर्स हुई थी। मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा, कौन-कौन सी 2 वॉर्स थी और कैसे-कैसे हुई हैं, सारा कुछ। देन हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ये नहीं, मैं अभी अभी आप नोट्स ना बनाएँ। आज की क्लास में कोई बंदा नोट्स नहीं बनाएगा। मैं तो एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, 10 सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ आप लोगों को। पढ़ाना तो मैंने शुरू कल से करना है या नेक्स्ट क्लास से करना है। तो अभी कोई क्लास नहीं है, सिर्फ़ आपने सुनना है। दैट्स इट। आगे की तरफ हम चलते हैं। जब ये शेर शाह सूरी आया तो बड़ा वो विज़नरी लीडर था। उसने आते साथ ही यहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। पटवारी सिस्टम जो था ये उसी की इजाद करता है। प्राइस कंट्रोल सिस्टम उसी की इजाद करता है इनिशियली। रेवेन्यू कलेक्शन उसी की इजाद करता है। उसके अंदर जो टोडरमल था, जो कि एक वज़ीर ख़ज़ाना था उसका, बड़ा काबिल बंदा था। उसने जीटी रोड बनाई शेर शाह सूरी ने। अब ये देखेंगे काबुल से शुरू होके दिल्ली तक जाती थी जीटी रोड। इतनी बड़ी जीटी रोड का बना देना कोई आम बात नहीं होती। उसके अलावा उसने फोर्ट्स वगैरह बनवाए, काफ़ी कुछ बनवाया 5 साल के अरसे में। फिर उसके बाद एक कलिंजर फोर्ट के ऊपर वो एक देखने गया, तो वहाँ पे एक वो जो होती है आईईडी, वो फटी, और उसके बाद उसकी वो डेथ हो गई। ब्लास्ट हुआ, सुरंग वगैरह के अंदर ब्लास्ट हुआ, और उसकी डेथ हो गई शेरशाह सूरी की। फिर फाइनली उसके बेटे आए, और उसके बेटे जो थे वो रूलरशिप को इस्टेब्लिश बाकायदा तौर पे उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर 55 के अंदर फिर हुमायूँ जो था वो जब ईरान चला गया था, ईरान से फिर काबुल गया, काबुल में उसने अपना रूलरशिप कायम की, और काबुल के अंदर उसने अपनी रूलरशिप कायम की, और काबुल के अंदर जब उसने अपनी रूलरशिप कायम की, तो बाद में जब वो स्ट्रांग हुआ तो वो यहाँ पे लेकर आया अपनी फोर्स को, और उसने आके बाकायदा तौर पे सूरियों से बदला लिया, आदिल सूरी। और उसके बाद पानीपत की जो दूसरी वॉर है ये 1556 में हुई है, और 1556 वाली जो वॉर है ये हुमायूं मिर्ज़ा के दरमियान हुई है, और उस वक्त हुमायूं मिर्ज़ा भी खैर सीढ़ियों से गिर के मर चुका हुआ था। तो उसका जो बेटा था ना अकबर, जो कि इधर सिंध में पैदा हुआ था, उस वक़्त उसकी उम्र थी हार्डली 14 ईयर्स, 1542 में पैदा हुआ था। तो उनके साथ एक और बंदा था जो कि उसकी फ़ौज को कमांड करता था, उसका नाम था बैरम ख़ान। तो बैरम ख़ान बेसिकली जो है वो लेड दैट वॉर, और उसने बाकायदा तौर पे जो हिमू बेकाल था, हिमू बेकाल सूरियों का कमांडर था और एक हिंदू कमांडर था। तो उसने बाकायदा तौर पे सूरियों के साथ फ़ाइट की, और हिमू बेकाल के साथ लड़ाई की, और सूरियों को डिफ़ीट किया, और यूँ दोबारा से हुमायूँ का जो बेटा था अकबर, उसका रूल वापस आ गया।
अब ये अकबर जो था, ये जब जैसे ही बड़ा हुआ तो इसने मुखालिफ इसके खिलाफ साजिशें करने लगे, और इसकी जो दाई थी महामांगा, उसका जो बेटा था वो भी इसके खिलाफ साजिशें करने लग गया। तो इन दोनों ने उसको फिर भगाया, कत्ल वत्ल करके उस साइड पे किया, और उसके बाद महामांगा को भी साइड पे किया गया। तो और जो बैरम खान था वो काफ़ी स्ट्रांग था, तो इसने बैरम खान को भी साइड पे कर दिया था अकबर ने। अकबर ने उसके बाद फिर एक्सपेंशन जारी रखी। उसने सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्सों पे हाल पालबंद 60 to 70% एरियाज के ऊपर अकबर ने डायरेक्ट जो था वो रूल करना शुरू कर दिया था। आस्ता 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 एक एक साल की उसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसने किस किस तरीके से वॉर्स वेज की और किस किस तरीके से उसने अपनी एक्सपेंशन की अकबर ने। तो ये अकबर का दौर, उसने फिर दीन इलाही ईजाद करवाया जो कि इस्लाम के टोटली एंटी दीन था, जिसको दीन अकबरी भी कहा जाता था। और वादतुल वजूद का कंसेप्ट, वादतुल शहूद का, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर के अंदर कि वो क्या था और किस किस ने ये कंसेप्ट दिए थे, दोनों कंसेप्ट्स, इनके पीछे क्या था, और अकबर के नौ रतन क्या थे, और अकबर की जो पॉलिसी थी कि दीन को उसने अमलगमेट कर दिया, तीन चार मुख्तलिफ दिनों को एक साथ बना के, और ये ताकि इसलिए ताकि कोई भी जो मज़हब वाला बंदा है वो उसके खिलाफ साजिश ना कर सके, तो कोई भी हिंदू वगैरह उसके खिलाफ साजिश ना कर सकें। तो उसने शादियाँ भी बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर की। ये अकबर की हिस्ट्री है। ये पढ़ा के 1605 के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। 1605 से उसका बेटा आ जाता है जहांगीर। तो जहांगीर का रूल फिर 1627 तक जाता है, और 1627 में उसकी डेथ हो जाती है। ये वही था जिसने शेखोपुरा के अंदर ये हिरन वाला बनाया हुआ था, और हंसराज और ये सारा कुछ, और जंजीर अदल उसकी बड़ी मशहूर थी। तो ये सारा कुछ पढ़ा के उसके बाद फिर ज़हीर का जो इसका जो बेटा है शाह, इसका अ, अ, उसके बाद उसका बेटा आ जाता है शहनशाह शाहजहां। शहनशाह शाहजहां की बारी आ जाती है। वो ग्रेट बिल्डर था। उसकी बीवी थी अर्जुमंद बानो, जिसके नाम पे ताजमहल उसने बनाया 20 साल लगा के। 1653 के अंदर जाके वो ताजमहल कंप्लीट हुआ, और उसने काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शंस की शहनशाह शाहजहां ने। शहनशाह शाहजहां के मज़ीद फिर बेटों के अंदर आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस हुई, क्योंकि उस दौर में हैदराबाद के अंदर उसका बेटा था जिसका नाम था औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर जो था वो कट्टर मुसलमान था, और उसने क्या किया, अपने ही बाप के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट कर दिया जब उसने उसके बाप शहनशाह शाहजहां ने 1658 में अपने जो बेटा था दारा उसको बनाने की कोशिश की, अपनी जगह पे सल्तनत में बादशाह बनाने की कोशिश की। तो ये जब हुई कोशिश तो इसने अवर्ट किया, ये जो था आपका क्या कहते हैं, औरंगज़ेब आलमगीर, और इसने तमाम अपने बाप को कैद में डाल दिया। 1658 से लेकर 1666 तक इसका जो अब्बा था शहनशाह शाहजहां, वो जेल में सड़ता रहा, और फाइनली उसकी जेल में डेथ हो गई। फिर उसके बाद इसने इसके जितने भी भाई थे, इसने ना मुराद को छोड़ा, ना इसने शुजा को छोड़ा, ना इसने जनाब वाला दारा को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको खा गया। तो इसलिए औरंगज़ेब के बारे में मशहूर है कि ये वो बंदा है जिसने कोई नमाज नहीं छोड़ी और कोई भाई भी नहीं छोड़ा। तो उसने अकबर की जितनी पॉलिसीज़ थी, चूँकि अकबर के दौर में जो था वो अपने आप को सजदा करवाता था, ज़िल्ले लायक समझता था। ये सारी बातें आपको बताऊँगा बाद में। एक-एक मुग़ल को पढ़ाते-पढ़ाते मुझे 2-2 क्लासेस लग जाती हैं बाज़ औक़ात। यानी कि एक मुग़ल को पढ़ते-पढ़ते 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। ऐसा भी होता है समटाइम्स। अभी तो मैं आपको जस्ट क्विकली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सबका। ये सारा पढ़ा-पढ़ू के उसके बाद फिर औरंगज़ेब आलमगीर का दौर 1707 में जो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद फिर बचे-खुचे जो मुग़ल्स हैं वो आते हैं। याद रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1608 में गुजरात में आ चुकी हुई थी सूरत में। उससे पहले डच, पुर्तगीज़ यहाँ पे आ चुके थे इंडिया के ऊपर, और वो अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुके हुए थे और अपनी कॉलोनीज़ बना चुके थे। बिज़नेस की खातिर आए थे। इंडिया के मसाले बड़े मशहूर थे, और इंडिया जो था वो एक सोने की चिड़िया था और उन लोगों के लिए। तो ये बेसिकली जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने तो पहले यूरोपियंस के साथ अपनी जंगें लड़ी हैं, डच के साथ, पुर्तगीज़, फ्रांसीसी और फ्रेंच और स्पेनिश लोगों के साथ। उसके बाद जब उनको वहाँ से फुर्सत मिली है, फिर वो यहाँ के लोकल लोगों के खिलाफ हुए, क्योंकि इनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी पहले वो 16 वो बनी थी 1614 के अंदर, और कलकत्ता में बनारस के अंदर फिर, और यहाँ पे बनी 1640 के अंदर। तो ये ट्रेडिंग पोर्ट्स के बाद इन्होंने आस्ता आस्ता अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया था। और बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो फर्स्ट डायरेक्ट वॉर थी जो कि इन्होंने लड़ी, अंग्रेज़ों ने लड़ी बैटल ऑफ प्लासी। और
वो उसकी मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा 1757 वाली। अब आप देखें, जंग आज़ादी से 100 साल पहले अंग्रेज इतने ताकतवर थे कि वो बैटल ऑफ प्लासी लड़ चुके हुए थे, और वो लड़ना जानते थे। ठीक हो गया, अब आगे की तरफ चलते हैं। हम्म नेक्स्ट, अ, ये जो औरंगजेब आलमगीर के बाद बाकी मुगल्स आए, टोटल तकरीबन 19 के करीब मुगल्स आए जिन्होंने आके टोटल रूल किया है। आखिरी जो था इनका बहादुर शाह जफर था, 1837 टू 1857 तक। बहादुर शाह जफर ने आते साथ ही काफ़ी, आप समझ लें कि वो ठंडे मिजाज का बंदा था। लिटरेरी शायर आदमी था, उसको कोई पता नहीं था गवर्नेंस क्या होती है, उसको कोई पता नहीं था ख़जाने में कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसको कोई नहीं था पता अपनी नेवल स्ट्रेंथ किस तरह से बनानी है। ठीक है, और आई एम योर सेकंड सेशन स्टूडेंट एंड नाउ सर्विंग एज कोऑर्डिनेटर इन यूनिसेफ बलूचिस्तान। चलें, मुबारक हो आपको हबीब कक्कड़, थैंक यू वेरी मच। तो यार बुक मैंने नहीं लिखी आज तक, बुक का दिल नहीं करता लिखने को। आगे की तरफ चलता हूँ। कहाँ पे पहुँचे थे? हाँ, बहादुर शाह जफ़र को डिस्कस कर रहे हैं। तो बहादुर शाह जफ़र जो था वो एक वीक किस्म का, फ्रेजाइल किस्म का एक एक रूलर था, और उसके दौर में ब्रिटिशर्स ने पूरा ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया हुआ था फाइनली। वो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसकी हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रीजंस क्या थी, इमीडिएट रीजंस क्या थी, और बहुत पुरानी जो रीजंस थी वो क्या क्या थी वो इसकी, और ये कैसे कैसे हुई है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसमें हिंदूज का क्या स्टांस था, मुसलमानों का क्या स्टांस था, कहाँ से इरप्ट हुई, कौन कौन से एरियाज टारगेट हुए, कितने बंदे मरे, मुसलमानों के क्या हालात थे, कौन कौन से लीडर्स थे, सारी हिस्ट्री ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब। अभी जो हमारा पढ़ने वाला है वो ये है कि ये इंडो पाक हिस्ट्री इसी तरह से, इन्होंने ईरान के बादशाह जो था उसने अटैक किया था, नादिर शाह ने 1739 वाला अटैक, वो पढ़ाऊंगा आपको, ये सारा पढ़ाऊंगा आपको। और उसके अलावा जो बंगाल के अंदर ये जो ख़ास तौर पे इंसिडेंट्स हुए जिसमें टीपू सुल्तान, हैदराबाद, दक्कन, और ये वाले सारे जंगी, जितनी भी जंगें थी टीपू सुल्तान समेत, ये मैं आपको सारी की सारी पढ़ाऊंगा। मैसूर वाली ख़ास तौर पे, एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर 1 2 3 4, टोटल 4 वॉर्स हैं। सन 1799 में जो था उसको उसको शहीद कर दिया गया था, ये जो आपका टीपू सुल्तान था, इसको उसके बाप को दूसरी वॉर के अंदर 1772 में इसको मार दिया गया था, हैदर अली। ठीक है, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, और देन अगेन 1857 के बाद ब्रिटिशर्स का दौर शुरू होता है। 1858 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करते हैं, और कंपनी को ख़त्म करके डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल आ जाता है। फिर वो लॉज अपने इनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और 1861 के अंदर पहला लॉ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसी तरह से वो जो है वो सीपीसी, और बाद में 1898 के अंदर सीआरपीसी जाके उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, गवर्नर जनरल सिस्टम को लेकर आए यहाँ पे, और यहाँ पे आस्ता आस्ता उन्होंने डेवलपमेंट करवाना शुरू कर दी। मुख्तलिफ स्टेट को रेगुलेट किस तरह करना है, रूल्स किस तरह से बनाने हैं, कानून किस तरह से बनाने हैं, गवर्न किस तरह से करना है, उन लोगों ने गवर्नेंस के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस किया। तो ये लॉर्ड, हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग से शुरू करके लॉर्ड माउंटबेटन तक, जितने भी लॉर्ड्स हैं हम सारे के सारे लॉर्ड्स को मैं पढ़ाऊँगा, और किसके दौर में सत्ती अबॉलिश हुई, किसके दौर में क्या क्या हुआ, किसके दौर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस परवान चढ़े, किसके दौर में गवर्नेंस को फोकस किया गया, किसके दौर में वॉर टैक्टिक्स आर्मी को फोकस किया गया, किसके दौर में क्या क्या हुआ। तो ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स का एरा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरा तकरीबन 90 ईयर्स के करीब रूल किया है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो 90 ईयर्स का जो रूल है वो मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा, जो डायरेक्ट रूल है उनका। उसके बाद मीनवाइल जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं, जिसमें शेख अहमद सर हिंदी हैं, जिसमें शाह वलीउल्लाह हैं, जिसमें सैयद अहमद शहीद बरेली हैं, और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्ना साहब, अल्लामा इकबाल, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो गई आपकी इंडो पाक हिस्ट्री, ये भी एक सब्जेक्ट है जो मैंने डिस्कस किया है। इसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगता है कि मेरे तकरीबन कोई 10-12 लेक्चर्स लग जाएंगे इंडो पाक को पढ़ाते पढ़ाते। अगला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होएगा हमारा पाकिस्तान अफेयर्स। अब पाकिस्तान अफेयर्स में चूँकि इसी की कंटिन्यूटी में है, तो 1857 के बाद 1858 से ऑनवर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा पाकिस्तान अफेयर्स, और उसके अंदर जो प्रोमिनेंट इवेंट है वो कांग्रेस की फॉर्मेशन है। कांग्रेस की जो फॉर्मेशन थी एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स की ही पेरोल पे बनाई गई थी,
और वो ये चाहते थे कि यहाँ पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, लोकल्स की रिजेंटमेंट बढ़ रही थी, तो ताकि वो लोकल जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आएँ और अपनी हमें कल को ना ब्लेम करें कि जी हम उनको कोई राइट्स नहीं दे रहे। तो मेजॉरिटी चूँकि हिंदू की थी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्या तौर पे सेशन बुला के और कुछ लोग जो प्रोमिनेंट थोड़े-थोड़े लीडर्स छोटे-छोटे उस वक़्त थे, उनको बुला के उन्होंने बाकायदा तौर पे कांग्रेस बना दी 1885 के अंदर, दिसंबर की बात है। जब कांग्रेस बनी तो देयर वाज़ नो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस। और देन सर सैयद अहमद ख़ान ही रियलाइज़्ड कि होनी चाहिए, लेकिन वो सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि शुरू से इसके मुखालिफ थे, उनका 3 पॉइंट्स एजेंडा था शुरू से ऑनवर्ड्स। जब ये जंग आज़ादी लड़ी गई थी, एक तो अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स था, सियासत से दूरी। दूसरा ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन को एक्वायर करो। तीसरा था लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, ताकि ब्रिटिशर्स के साथ जितना लॉयल रहोगे, जितना करीब रहोगे, आपको उतना ज़्यादा मौके मिलेंगे कि वो आपको सीट्स में दें, और आप गवर्नमेंट जॉब पे होंगे तो आप मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो उनकी सोच ये थी सर सैयद खान की, और उसके लिए उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, जो कि बाद में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से आपके मुस्लिम लीग के लीडर्स जो थे वो भी वहाँ के पड़े हुए थे, अलीगढ़ के। और वहीं उन्होंने जाके आगे मुस्लिम लीग बनाई। तो ये जो 1901 में जब सूबे बने और 1905 के अंदर जब बंगाल की पार्टीशन होती है, तो उसी बंगाल की पार्टीशन में ईस्ट और वेस्ट बंगाल की पार्टीशन हुई बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। इट वाज टू ह्यूज टू कंट्रोल for the Britishers, so they thought to make two parts of it. One was the eastern part, and the second one was the western part. तो जो eastern part था, that was predominantly a Muslim majority area, in which having total population was 31 million population, and among them 18 million were Muslims. They were in majority, and and hardly 10 million were Muslims. Not 10 million, 11 million। 31 में से 18 मिलियन जो थे, they were Muslims। और 11 बाकी जो थे दे नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, किसने किया ये? पेज। अच्छा, एक सेकेंड। उसके बाद जो था वो 12 मिलियन वर हिंदूज एंड देन 1 मिलियन वाज सिख। तो ये टोटल फॉर्मेशन थी इन इन वेस्टर्न वेस्ट बंगाल। देयर वर टोटली अराउंड 54 मिलियन पॉपुलेशन। तो 54 मिलियन में से 42 मिलियन थे, देवर हिंदूज। वो बहुत ज़्यादा थी पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ मुसलमानों का वहाँ पे रहना मुश्किल था। इसलिए ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज निकाले गए थे, सेपरेट किए गए थे, हिंदूज़ ने उस पर रिजेंटमेंट शो की कि अब हमारा कंट्रोल जो है वो कम हो गया बंगाल के ऊपर। तो यहाँ से बाकायदा तौर पे उन्होंने ब्रिटिशर्स गुड्स का बाइकआउट करना शुरू किया, ब्रिटिशर्स को टफ टाइम देना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर क्रैकडाउन करने की कोशिश की, क्योंकि एक ही पार्टी थी, मुसलमानों की कोई तब पार्टी नहीं थी। इस पॉइंट पे जाके ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड कि यार ये अभी तो हिंदू हमारे मुखालिफ हुए हैं, अगर इन्हें मुसलमानों को भी इकट्ठे दोबारा ये मिल गए तो फिर क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि चलो यार ठीक है। फिर मुसलमानों में से जो सराह खान 3 थे, उन्होंने एक डेपुटेशन गया, शिमला डेपुटेशन उसको लीड किया, 35 बंदों का था शिमला के अंदर, क्योंकि शिमला 6 महीने गर्मियाँ रहती थी, 6 महीने सर्दियों में। तो 6 महीने जो गर्मियाँ होती थी, ब्रिटिशर्स वो शिमला में जाके गुजारते थे। वहाँ पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस रीजन है, हिमाचल प्रदेश का इलाका है। तो वहाँ पे जाके वो गुजारते थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी डिमांड्स की। उन्होंने कहा कि यार आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और वहाँ से आप हमारे पास डिमांड्स लेकर आएँ। तो द मुस्लिम्स उन्होंने थॉट टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन इन 1906, इन दिसंबर 1906 दे एस्टैब्लिश मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग कैसे एस्टैब्लिश हुई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके पीछे बंदे कौन लोग थे, सारी एक हिस्ट्री है। ये मैं आपको तब पढ़ाऊँगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्लास के अंदर मैं आपको मोटे-मोटे इवेंट्स बता रहा हूँ, जो जो हमने फ्यूचर के अंदर जाके पढ़ना है। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हो गई, डन। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम मुसलमानों के लिए राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट लें। अब राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है कि मुसलमानों के लिए जो 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 एक सियासी हकूक़ है मुसलमानों का, कि वो अलग होना चाहिए, जुदागाना इंतखाबात होने चाहिए। हमारे अलग हों, उनके अलग हों इंतखाबात, हमारी सीटें अलग हों, उनकी अलग हों, हमारी सीटों पे वो लोग आके इलेक्शन ना लड़ सकें। वो मेजॉरिटी में थे, ऑब्वियसली वो जीत जाते हैं, हम लोग हार जाते हैं। तो हमने इसलिए कहा कि हमारी जो सीटें हैं उस पे सिर्फ हमारा राइट है और हम लोगों के लिए होनी चाहिए। तो ये भी हमने उसके अंदर राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट हमें 1909 के अंदर जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुई वो उसमें मिल गया। उसकी डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें और क्या क्या कुछ था। मिंटो मॉर्ले के बाद फिर वर्ल्ड वार वन जो है वो इरप्ट हो जाती है, और
फिर बंगाल की नहीं, बल्कि बंगाल की पार्टीशन ख़त्म हो जाती है, एनरोलमेंट हो जाती है 1911 के अंदर। 1914 के अंदर जो था वो वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाती है। उसकी रीजंस क्या थी, उसमें यहाँ के लोगों का क्या रोल था, वो मैं आपको बताऊंगा। वो 1918 तक जाके ख़त्म हो जाती है। अमेरिका टुक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर वन इन 1917। और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइट पावर्स और सेंट्रल पावर्स कौन सी थी इसमें, ओटोमान एम्पायर को किस तरीके से उसने पार्टिसिपेट किया और वो हारे किस तरह से, बुरी तरह से ओटोमान एम्पायर। ये भी एक हिस्ट्री है। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ और 1916 वाला, और उसमें जिन्ना साहब को टाइटल दिया गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बिकॉज जिन्ना जिन्ना ज्वाइंड बोथ पार्टीज। ही ज्वाइंड कांग्रेस बैक इन 1906 एंड ही ज्वाइंड मुस्लिम लीग बैक इन 1913। 13 के अंदर उसने कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली थी जिन्ना साहब ने। तो 1906 के 1916 के अंदर जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो उनकी कोशिशों की वजह से हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम इन द हिस्ट्री वेयर टू अपोजिट political parties, they got united against Britishers and they put their demands in front of the Britishers कि भाई ये हमारी डिमांड्स हैं, हमें डिमांड्स दो। डिमांड क्या थी? डिमांड एक ही थी, क्या? सेल्फ रूल। कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, सब कॉन्टिनेंट के अंदर में सेल्फ रूल चाहिए। उन्होंने कहा यार अब थोड़ा रास्ता चले, हम आपको दे देंगे, जंग शंग खत्म होने दें। उसके बाद जंग खत्म हुई, सेंट्रल पावर्स जो थी वो और लाइट पावर्स इन दोनों के दरमियान जंग जो थी वो यूरोपियन अलायंस जीत गया और ओटोमान एम्पायर वाले हार गए। तो जब ओटोमान एम्पायर हार गए तो फिर उन्होंने कहा कि हम ओटोमान एम्पायर को तोड़ेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से फिर चूंकि ओटोमान एम्पायर को सल्तनत उस्मानिया और तरीके खिलाफत जो थी यहाँ पे मुसलमानों की, उसने फिर कहा कि हमारे खलीफा तो चूंकि ओटोमान एम्पायर के अंदर बैठते हैं, सल्तनत उस्मानिया के अंदर बैठते हैं, तो अगर ये उस सल्तनत उस्मानिया को तोड़ेंगे तो ये जो हजाज है ये भी इन्हीं के पास है, सऊदी अरब वाला और मिडल ईस्ट पूरा इन्हीं के पास था। बहुत बड़ी सल्तनत थी ये। बताऊंगा इसकी हिस्ट्री ओटोमान एम्पायर की। तो ये फिर उसके बाद उन्होंने जो सल्फ़ी वाबी थे, ख़ास तौर पे भी जो सलमान बिन और ये सारे के सारे जो हिस्ट्री है, सऊदी सऊद था बेसिकली बंदा, उसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, यहूदियों का साथ दिया, और आले सऊद ने अपनी सऊदी अरब की बुनियाद रखी और हिजाज़ को उससे जो था ओटोमान एम्पायर से अलग कर दिया गया और यूँ टर्की की बुनियाद रखी गई। और टर्की में पहला सेक्युलर बंदा आ गया, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। सेक्युलरिज्म इज सॉर्ट ऑफ के द कंट्री हैविंग नो स्टेट रिलीजन इज कॉल्ड अ सेक्युलर स्टेट। ऐसी मुल्क जिसका कोई मज़हब नहीं होता, मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सेक्युलर स्टेट नहीं है। इंडिया अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहता है लेकिन वो है नहीं। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, ये जो वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई और फिर बेल्फोर डेक्लेरेशन हुआ 1919 में, बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसमें तरीके खिलाफत फ़ेज़ वन फ़ेज़ टू ये मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद उसके बाद आपकी जो मंटीगो चैमफोर्ड रिफॉर्म्स हैं वो हो गई। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ, वो हो गया। उसके बाद रोवर्ट एक्ट आया, वो हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिन्ना साहब ने रिज़ाइन दे दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल से। 1920 आया तो उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई, लीग ऑफ नेशंस बन गई, जिन्ना साहब ने कांग्रेस छोड़ दी, ये इवेंट्स हुए। फिर कांग्रेस की अपनी डिवीजन होना शुरू हुई। फिर 1922 के अंदर चूरा चूरी वाला इंसिडेंट था, वो हो गया। फिर 1927 के अंदर जो है वो जाके दिल्ली प्रपोजल्स दिए जिन्ना साहब ने, और उनके रिबटल करने के लिए उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बना दी। नेहरू रिपोर्ट को फिर जिन्ना साहब ने उस पर फिर 14 पॉइंट्स दे दिए। फिर 1930 के अंदर 31 और 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई उधर यूके में जाके। और उसके बाद फिर 1930 वाला खुतबा इलाहाबाद आ गया, फिर गांधी इरविन पैक्ट 1931 वाला, फिर कम्युनल अवार्ड्स, फिर पूना पैक्ट, इस तरह से चौधरी रहमत अली 1933, इस तरह से जिन्ना साहब ही बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1934। इसी तरह से आपका जो है वो क्या कहते हैं 1933 वाला वाइट पेपर हो गया। उसके बाद 1935 के अंदर जो है वो आपका आपका जो ये इंडियन एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इंडिया एक्ट ने आते साथ ही जो डायरकी सिस्टम था प्रोविंसेस में, वहाँ से ख़त्म होके फेडरल में चला गया, फाक में चला गया। उसके बाद फिर इलेक्शंस का भी इसमें अनाउंसमेंट की गई, बर्मा को सेपरेट किया गया इंडिया के साथ, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, काफ़ी कुछ हुआ। ये जो आपका इंडिया एक्ट था इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, इंडिया एक्ट के अंदर और क्या क्या हुआ 1935 वाला। तो इसी तरह से उसके बाद फिर 36 वाले इलेक्शंस हुए, 37 वाले,
उन इलेक्शंस के अंदर जो मुस्लिम लीग थी वो बहुत बुरी तरह से हार गई। उसकी रीज़न ये थी कि उसकी रीज़न ये थी कि उसकी रीज़न ये थी कि ना तो हमारे पास कोई इलेक्शन का कोई मैनिफेस्टो था, ना हमने रिलीजन को एज अ यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे यूज़ किया हुआ था, ना उसमें औरतों की पार्टिसिपेशन थी, ना उसके लिए हमने कोई इलेक्शन कैंपेन हमारी इफेक्टिव थी। तो दिस वाज द रीज़न, ना लोगों का ट्रस्ट था मुस्लिम लीग के ऊपर, क्योंकि वो समझते थे कि जो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है ये सारी पेंट कोट वाली है और सारी जनाब अलग थलग है, और गांधी जो है वो तो एक लोकल लीडर है, लोकल पॉलिटिशियन है, वो कपड़े भी वही वैसे पहनता है। जिन्ना साहब की ग्रे जरा और थी, जिन्ना साहब ज़रा वेस्टर्न स्टाइल पसंद करते थे। तो ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो 37 के इलेक्शंस हो गए, 11 सूबों के अंदर उनकी मिनिस्ट्रीज बन गई, 8 सूबों में उनकी डायरेक्ट बनी, 2 के अंदर उनकी कोलिशन बनी, एक में जो थी वो इंडिपेंडेंट बनी। तो यूपी, सीपी, बिहार, असम, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, बंगाल, सिंध, इनके अंदर जो थी वो, और एनडब्ल्यूएफ, इनके अंदर जो थी ये बेसिकली इनकी हुकूमतें इन्होंने बनाई। बॉम्बे, सीपी, यूपी सब शामिल था इसके अंदर, उड़ीसा भी और सारे। तो उसके बाद फिर इन्होंने इस्तीफ़े दिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने 1939 में 22 दिसंबर को जाके, और नहीं उससे पहले। तो मिनिस जब इस्तीफ़े दिए तो इस्तीफ़े देने की वजह थी वर्ल्ड वॉर 1 का शुरू होना। लेकिन उससे पहले इन्होंने मुसलमानों के ऊपर इतने जुल्म ढाए कि हमें 3 रिपोर्ट्स हैं, शरीफ रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट और मौलवी ए के फजल हक रिपोर्ट। उसके अंदर उन्होंने बताया कि कौन-कौन सी मुसलमानों के साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं। तो ये सारा कुछ बता के उसके बाद 1940 वाला 23 मार्च की रेज़ोल्यूशन आ गई। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसे हुई, उसके पीछे क्या माइंडसेट था, क्या उसमें डिमांड्स की गईं। 1940 तक मुसलमान राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट माँगते रहे। एकदम से मुसलमानों को याद आया कि नाउ वी शुड सीक द डिमांड ऑफ ए सेपरेट कंट्री इंस्टेड ऑफ सेपरेट राइट टू इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो उन्होंने फिर सेपरेट इलेक्टोरेट बंद किया और 1940 के अंदर उन्होंने नाबाकायदा तौर पे मुल्क की डिमांड की, सेपरेट मुल्क की डिमांड की। और फिर उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गांधी ने 1942 वाली, जिन्ना ने उसको रिफ्यूज़ किया, जिन्ना ने रिबट किया कि फर्स्ट डिवाइड देन क्विट। देन उसके बाद फिर 1944 वाली गांधी जिन्ना टॉक्स यार फार्मूला, 1940 क्रिप्स मिशन प्लान उससे पहले आ गया था, और स्टैफोर्ड क्रिप्स वाला। तो ये सारा करते कराते इसी तरह से 1945 वाली जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो हो गई, उसको मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद अ, अ, आपकी जो थी वो निगरान हुकूमतें बनी, वो मैं अब केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनी। उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में मुस्लिम मुस्लिम लीग दे गॉट क्लियर मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी रियाज के अंदर। और ये सारा कुछ पढ़ा के, हिस्ट्री बता के, डिटेल बता के, देन हम प्रोसीड करेंगे कि वो बाउंड्री कमीशन किस तरह से बना और किस तरीके से उसने ज़्यादतियाँ की, और उसमें कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, और फिर पार्टीशन किस तरह से हुई। तो 1947 तक पार्टीशन बन गई। ये एक फेज़ है आपके पाकिस्तान अफेयर्स का। दूसरा फेज़ है प्री पार्टीशन के बाद पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन की दो हिस्ट्रियाँ हैं। एक तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, एक कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरह से बनना शुरू हुआ और उसकी हिस्ट्री क्या है। दूसरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो आपकी शुरू होती है 1947 के जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था वहाँ से, और फिर 1949 में जो लियाकत अली ख़ान ने जो करारदाद मकासद पेश की थी, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, जिस पे बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, मार्च अप्रैल में वो पास की गई, पेश की गई, और अप्रैल अप्रैल के अंदर ही अप्रूव की गई, वो हो गई। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज़ बनी। चौथी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के अंदर जाके 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके अप्रूव किया गया, 23 मार्च को वो लागू भी कर दिया गया। 2 साल चला कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 58 में सस्पेंड हो गया, फिर 62 ने अयूब खान ने टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन दिया, 8 जून को इनेक्ट किया गया। वो भी पढ़ाऊंगा आपको, उसके किसने लिखा था, उसके पीछे कौन लोग थे, सारी हिस्ट्री है उसकी। फिर 1970 के अंदर जो था वो, ये जो था बकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड किया गया। फिर 72 के अंदर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आया। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूनानिमसली अप्रूव करवा के 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो कि अब तक चल रहा है, जिसकी 26 अमेंडमेंट्स हैं और 280 आर्टिकल्स हैं। उन 280 में से 100 प्लस आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, और सारी की सारी अमेंडमेंट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के ऊपर एक सेपरेट मेरा लेक्चर होता है 2.5-3 घंटे का। उसके बाद आती है पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री में यार पहला आया लियाकत अली खान। इसके दौर में एक एक साल की मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि लियाकत अली खान के एक एक साल में क्या क्या कुछ हुआ।
जितने उसने अमेरिका के दौरे किए, उसकी पॉलिसी क्या थी, उसको क्यों कत्ल किया गया था, उस वक्त बंगाल के क्या हालात थे, ईस्ट पाकिस्तान के, वो क्या डिमांड रख रहे थे। उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन आया, उसके बाद उसका क्या रोल था। फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद फिर ऊपर गवर्नर जनरल जो था वो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद था, और नीचे जो था वो आपका चौधरी मोहम्मद अली बोगरा आया, फिर चौधरी मोहम्मद अली आया, फिर हुसैन शी सरवर्दी आया, फिर उसके बाद इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर आया, फिर उसके बाद फ़िरोज़ खान नून आया। तो ये 7 प्राइम मिनिस्टर्स आए और 4 गवर्नर जनरल्स आए, जिसमें पहला गवर्नर जनरल जिन्ना साहब थे, दूसरे गवर्नर जनरल जो थे वो ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरा मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, और चौथा जो था वो जो फ़ौजी था सिकंदर मिर्ज़ा वो था। तो ये सिविल ब्यूरोक्रेसी और जो मिलिट्री का नेक्सस था ये स्टार्ट से है, और स्टार्ट से ही था मुल्क के अंदर। जिसके पास फोर्स और जिसके पास पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की पावर है वही इस मुल्क में समझता है कि सारा कुछ मेरे पास है। खैर, इनकी हिस्ट्री तो यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं एक एक साल की हिस्ट्री है इनकी, बहुत लेंथी लेंथी है। यानी कि 1947 से अगर मैं आपको 1957 तक या 58 तक पढ़ाऊँगा, तो तकरीबन 3 से 4 लेक्चर मुझे लगेंगे उसको पढ़ाते-पढ़ाते, डेढ़ डेढ़ घंटे का लेक्चर होता है। इतनी हिस्ट्री है डीपली। उसके बाद आगे चलते हैं 1958 में जब अयूब खान आ गया था अक्टूबर की 27 को, तो अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को भगा दिया, ईरान भाग गया और ये लंदन जाके मरा। उसके बाद फिर उसने आते साथ ही अमेरिका का विज़िट भी किया। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ही विज़िटेड आल्सो पाकिस्तान। फिर कोल्ड वॉर चल रही थी, उससे पहले सीटो सेंटो हुई 53-54 में। तो पाकिस्तान जो था ही जॉइंड अमेरिकन क्लब इंस्टेड ऑफ सोवियत क्लब कोल्ड वॉर के अंदर। उसका खमियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। 1960 के अंदर उसने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की, कि अब ये इसको मैं डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा, जो भी इंडिया ने सस्पेंड की है। फिर 19 जो है वो 62 के अंदर अमेरिका सॉरी इंडिया की और चाइना की जंग छिड़ गई। 63 में हमने बॉर्डर एग्रीमेंट किया, 64 के अंदर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ये सारा कुछ हुआ 65 में। और 65 में वॉर हुई, उसको पढ़ाऊंगा। 66 में ताशकंद अकॉर्ड हुआ, 68 के अंदर अगारतला कॉन्स्पिरेसी हुई, 66 के अंदर शेख मुजीब के 6 पॉइंट्स दिए गए। ये सारी हिस्ट्री है 1970 तक। 1970 तक जो है वो इसका रूल चला। ये क्या नाम है इसका, अयूब खान का। तो अयूब खान का जो रूल था, ये जब इसको भगा दिया गया, इसने रिजाइन किया, तो याया खान आ गया। याया खान खुद एक डिक्टेटर था, तो अयाश आदमी था। याया खान ने आते साथ ही मज़ीद सख्तियाँ करना शुरू कर दी ईस्ट बंगाल के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। उनकी रिजेंटमेंट और बढ़ना शुरू हो गई। मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारे खिलाफ क्यों हुए, जो बंगाल के लोग थे। वो जॉइंट इलेक्टोरेट मांगते रहे, हमने उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। जुबान का इशू था और बहुत सारे इश्यूज थे, बताऊंगा मैं आपको। इसी तरह से यार क्या कहते हैं, ये उसके बाद जुल्फी भुट्टो का दौर आया। जुल्फी भुट्टो जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर था, बाद में यूब खान के साथ टक्कर ली, और शिमला जो एग्रीमेंट था उसके उस टाइम पे भी बहस हुई। तो उसने फिर अपनी पार्टी बना ली और आ गया मैदान में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, जीत गया। और गैर तौर पे जब जीता तो वहाँ से आ गया था ईस्ट पाकिस्तान से, लेकिन धांधली शांधली इल्ज़ाम सुन लगा लू के उसके बाद उसने मुजीब को हुकूमत नहीं बनने दी, अपनी बना ली, जिससे बांग्लादेश टूट गया। इमीडिएट रीज़न तो ये थी। फिर 71 के अंदर यही कुछ हुआ। फिर 73 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। भुट्टो की जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, जिसने हमारी इकॉनमी को बेड़ा गर्क कर दिया था, वो भी आपको सारा पढ़ाऊँगा मैं। और भुट्टो की और पॉलिसीज़ थी, उसका टिल्ट ईरान की तरफ था और सोवियत की तरफ और चाइना की तरफ था, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसी तरह से यार भुट्टो के दौर, उसके बाद फिर ज़िया का दौर आ जाता है। ज़िया ने 5 जुलाई 1970 को उस पर मार्शल लॉ डिक्लेयर किया, और उसने कहा मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, नहीं हुआ। एंड इट टुक हिम 11 ईयर्स। ठीक है जी, तो 11 ईयर्स के बाद जब उसकी डेथ हुई, तो तब जाके उसकी जान छुट्टी मुल्क से। ज़ियाउल हक की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये ज़ियाउल हक की हो गई। ज़ियाउल हक के टाइम पे बहुत कुछ हुआ। इस्लामाइजेशन हुई, न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हमारा, कारगिल की वॉर हुई, सॉरी सियाचिन की वॉर हुई। नहीं, सियाचिन है कारगिल है, सियाचिन वाली वॉर है 1984 वाली। कारगिल की तो 1999 वाली है ना। तो ये वाली वॉर हुई इसके दौर में, और काफ़ी कुछ हुआ उसके दौर में पढ़ाऊँगा। अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन बहुत बुरी चीज़ें भी हुई। ड्रग गन कल्चर, क्लाशनकोव कल्चर, ड्रग कल्चर, ये सारा अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट किया गया था। ये सोवियत वाली वॉर जो हमने लड़ी थी, अमेरिका की वॉर, पीनट्स के बदले। तो इस्लामाइजेशन उसके दौर में फैली।
इसी तरह से उसका दौर चला है 17 अगस्त 1988 को। 17 अगस्त 1988 को जब उसकी डेथ हुई तब जाके इस मुल्क की जान छूटी उससे। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई। 2 दिसंबर को इलेक्शन होके उसने आके अपना 1980 2 दिसंबर 1988 को उसने आके अपना बेनज़ीर भुट्टो ने ओथ लिया। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। उनको मौलवियों ने नहीं चलने दिया और उनके आर्मी के साथ काफ़ी सारे इश्यूज थे अफ़गानिस्तान में पॉलिसी को लेके। तो पॉलिसी को इशू है जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, जो कि उस वक्त गुलाम ईसा खान, जब अयूब खान की इसकी ज़िया की डेथ हुई तो ही वाज चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट जो होता है ना वो डिफेक्टो प्रेसिडेंट बन जाता है जब प्रेसिडेंट मुल्क में ना हो। तो उसको फिर डिफेक्टो प्रेसिडेंट बन गया और ऊपर कब बन गया गुलाम ईसा खान। तो उसने क्या किया, फिर उसने जनाब चेयरमैन सेनेट गुलाम ईसा खान साहब ने बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट को गिरा दिया, डिसॉल्व कर दिया। 58(2)B की पावर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ज़िया के दौर में। वो उसने वही पावर वाली यूज़ की क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल था तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स थी, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं थी। फिर इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा आया तो ये इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आया 1990 से 1993 तक। उसकी अपनी कोई पार्टी नहीं थी, नून लीग नाम नहीं थी। ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वो था जो भुट्टो के खिलाफ बनाया गया था और ये सारा कुछ वही चलता आया था। 9 सितारा जमाती इत्तेहाद था। तो ये पहले ये नवाज शरीफ जो था ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी रहा था ज़िया के दौर में 1985 से लेकर 1988 तक। और फिर ये आगे इलेक्शंस हुए और ये फिर वज़ीर आज़म बन गया 1990 से लेकर 1993 तक। तो जब नवाज शरीफ बन गया तो उसके बाद फिर गुलाम ईसा खान ने दोबारा इनके साथ, फ़ौज के साथ नहीं बन पाई तो गुलाम ईसा खान ने इनकी असम्बली को डिसॉल्व कर दिया दूसरी दफ़ा। इट वाज़ अ वेरी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। दूसरी दफ़ा एक प्रेसिडेंट ने, अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट जो कि सेनेट चेयरमैन सेनेट था, उसको उठा के प्रेसिडेंट बन गया था और उसने आके मुल्क के साथ खिलवाड़ करके 2 गवर्नमेंट्स को उसने गिरा दिया, घर भेज दिया। फाइनली फिर दोबारा इलेक्शंस हुए, फिर बीबी आई। फिर 1996 तक बेनज़ीर भुट्टो का दौर चला। फिर 1996 में बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट को उसके भाई मुर्जा भुट्टो के कत्ल के केस में उसको उसी की पार्टी के अपने ही प्रेसिडेंट ने, गुलाम जो कि फ़ारूक लगारी था, उसने घर भेज दिया बेनज़ीर भुट्टो को, अगेन डिसॉल्व कर दिया। तो ये जो 58(2)B की पावर्स थी ये बड़ी लीथल पावर थी। और इसी को नवाज शरीफ ने जब मेजॉरिटी ली, 2/3 मेजॉरिटी ली सेकंड टाइम पे 1996 वाले टाइम पे, उसने 58(2)B को आते साथ उड़ा दिया। और प्राइस पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर कि वो असम्बलियों को डिसॉल्व कर सकता है और ये सारा कुछ कर सकता है। ये सारा कुछ हो गया। मीनवाइल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को उसकी मुशर्रफ के साथ नहीं बन पाई नवाज शरीफ की। उसने हालांकि इसी को खुद मिलिट्री चीफ बनाया, आर्मी चीफ बनाया। तो इस मुशर्रफ ने आके टेक ओवर कर लिया और वो खुद चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर बन गया मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव। और पीछे इसको कैद कर लिया गया नवाज शरीफ को। फिर इसने जद्दा शद्दा चले गए डील शील करके। 2000 की बात है। तो 1999 12 अक्टूबर से लेकर 2000 तक ये हुआ। कारगिल वाली वॉर भी इसी तनाज़ुर में हुई थी कि मुशर्रफ ने वो वॉर स्टार्ट की थी। इसको नहीं तो पता इसको, क्योंकि 1999 के अंदर जो वाजपेयी था इंडियन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसने पाकिस्तान का विजिट किया था बकायदा तौर पे। ये हिस्ट्री आपको बताऊंगा बाद में, अभी तो ज़रा खींच रहा हूँ ना जल्दी जल्दी। उसके बाद नवाज शरीफ का टाइम आया। उसके बाद फिर मुशर्रफ का टाइम पे 2000 1999 12 अक्टूबर से लेकर 2008 तक मुशर्रफ का दौर चला, जिस दौर में वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुई, 9/11 हुआ, इलेक्शंस हुए, पुलिस ऑर्डर 2002 आया, HEC आपकी बनाई, हायर एजुकेशन कमीशन जो था, और बहुत कुछ काम हुए। औरतों को आज़ादी मिली, मीडिया को लिबरलाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइज किया गया। तो ये एक हिस्ट्री है और ये भी आपको पढ़ाऊंगा। मीन मुशर्रफ को भी टफ टाइम दिया। बेनज़ीर भुट्टो वापस आई 2007 में। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उसके बाद फिर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और जरदारी बेनज़ीर भुट्टो को वोट मिला और कोलिशन गवर्नमेंट बन गई जरदारी की और नवाज शरीफ की। जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो ये 2013 तक चली। उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम इतना अरसा हम रहेंगे, इतना अरसा आप रहेंगे। खैर, यूसुफ जक गिलानी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। जरदारी खुद प्राइम प्रेसिडेंट बना क्योंकि प्रेसिडेंट के पास 58(2)B की पावर थी और पीपल्स पार्टी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर ओन प्रेसिडेंट। और इस दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे कि उनका अपना ही प्रेसिडेंट जो है वो ये ना हो कि उनकी अपनी गवर्नमेंट को गिरा दे 58(2)B की पावर। जरदारी खुद प्रेसिडेंट बन के उसने 18th अमेंडमेंट पास करवा के 58(2)B रिवर्स करवा दिया।
ये एक हिस्ट्री है, ये पढ़ाऊँगा आपको बाद में। इसी तरह से फिर राजा परवेज़ अशरफ, और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, फिर आपका इमरान खान, और फिर शहबाज शरीफ, फिर दोबारा से आपका ये शहबाज शरीफ चल रहा है। तो ये सारी हिस्ट्री है, ये पोस्ट पार्टीशन है, ये पढ़ाऊँगा। उसके साथ करंट अफेयर्स को तीसरा सब्जेक्ट जो होगा हमारा करंट अफेयर्स होएगा, और उसमें ये होगा करंट अफेयर्स के अंदर के जो लोग लीव करना चाहते हैं वो लीव करते जाएँ, क्योंकि उनको ना ये रिकॉर्डिंग लेक्चर, ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर काम शाम है तो। तो जो थर्ड है वो पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी पढ़नी है। जैसे यूएन है, इसके 6 ऑर्गन्स हैं। 6 कौन-कौन से हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो 6 ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 6 के 6 पढ़ाऊँगा। इसी तरह और बहुत सारी हैं। तो ये सारी की सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नोबेल प्राइज़, सीपैक, कश्मीर, उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो गए बहुत सारे, इंटरनेशनल डेज़ हो गए, फेमस बुक्स, फेमस पर्सनैलिटीज़ हो गई, ठीक है जी। और करंट अफेयर के अंदर पाकिस्तान के रिलेशंस हो गए डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। मिडल ईस्ट को के ऊपर एक लेक्चर दूँगा, ठीक है, कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, और वॉर्स चाइना, अमेरिका, रश ये जो चल रही है करंटली, इनकी आपस में ट्रेड वॉर, इसके ऊपर भी हमारा लेक्चर होगा। तो इंटरनेशनल अफेयर, करंट अफेयर्स को तो हम पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के अंदर सारा सब्जेक्ट्स हम इस तरह से कवर कर लें करंट अफेयर्स के अंदर। करंट अफेयर्स में और भी काफ़ी कुछ होना है, काफ़ी कुछ है, ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स में। हमारा जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो होगा इस्लामियात। अब इस्लामिक स्टडीज़ को हमने किस तरह से पढ़ना है? इस्लामिक स्टडीज़ को हमने शुरू करना है, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं ना, 26 प्रॉफिट्स, हम उनसे शुरू करेंगे जो कुरान पाक में मेंशन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को भी पढ़ेंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी प्रॉफिट्स कुरान पाक में मेंशन हैं, सारे प्रॉफिट्स को मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में पैदाइश से लेकर पैदाइश से लेकर नबूवत तक, नबूवत के इवेंट्स, नबवी के, फिर हिजरत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हिजरी के इवेंट्स यहाँ से शुरू होते हैं। तो हिजरी के इवेंट्स और हिजरी की पूरी लाइफ, हिजरी के बाद गज़वात होना शुरू हो जाते हैं, तो उन तमाम गज़वात को पढ़ेंगे। 27 टोटल गज़वात हैं, कुरान पाक में 12 गज़वात मेंशन हैं, 12 के 12 मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल के अंदर। एक-एक गज़वे की हिस्ट्री पढ़ाऊँगा कि किस-किस गज़वे में मुखालफिन कौन थे, लड़ाई कैसे हुई, कहाँ पे हुई, कैसे कौन-कौन शहीद हुए, उधर से कौन मारे गए, स्ट्रैटेजी क्या थी, कहाँ पे हुए, क्यों हुए, तो पूरी डिटेल के साथ वो गज़वात मैं आपको क्लियर करवा दूँगा इस्लामियात के अंदर। गज़वात के बाद फिर आप वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन, 11 उम्महातुल मोमिनीन पढ़ाऊँगा। आप वसल्लम के जो औलाद है वो पढ़ाऊँगा। फिर आप वसल्लम की जो विसाल है वो आपको पढ़ाऊँगा खुतबा हिज्जतुल विदा के बाद। और ये सारा कुछ पढ़ा-पढ़ू के उसके बाद फिर मैं आपको लेके जाऊँगा खुलफाए राशिदीन के टाइम पे। जी, ये सारी बैटल्स सारी हम कवर करेंगे। अच्छा। देन उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसके ग़ज़वात हो गए हमारे सारे के सारे। अब फिर उसके बाद है खुलफ़ाए राशिदीन। खुलफ़ाए राशिदीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से शुरू करेंगे हम, और हज़रत उस्मान गनी, और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, और हज़रत उमर फ़ारूक के बाद फिर हज़रत उस्मान गनी, और फिर उनके बाद हज़रत अली। तो ये 4 खुलफ़ा राशिदीन हैं, हम इनको डिटेल के अंदर मैं पढ़ाऊँगा चारों के चारों खुलफ़ा राशिदीन को। 631 एडी से शुरू करके 632 एडी से शुरू करके 660 एडी तक, ये खुलफ़ा राशिदीन का टेन्योर है। इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, कौन-कौन सी वॉर्स हुई इनके दौर में, क्या-क्या हुआ, सारा कुछ। देन उसके बाद फिर उम्महातुल मोमिन, उसके बाद उमैया डायनेस्टी का दौर है। उमैया डायनेस्टी जो है वो तकरीबन 661 में शुरू होती है और 750 तक जाती है, 750 तक। उमैया के सारे रूलर्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, और इनकी जो लड़ाई थी अब्बासी डायनेस्टी के साथ, अब्बासियों ने आके इनको फिर उमैया को ख़त्म किया, उमैया डायनेस्टी को ख़त्म किया, और 750 एडी के अंदर वो आगे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। तो 750 एडी से शुरू करके 1258 तक, 1258 तक अब्बासियों का रूल चलता है। ठीक है, अब्बासियों का रूल चला। ये बगदाद में रूल इन्हीं का था ना सारा कुछ। इसको फिर हलाकू खान जो था ना, चंगेज़ खान अ, वाली जो लाइन थी, हलाकू खान, इन्होंने जाके बगदाद पे हमला किया, अटैक किया, सारी किताबें कुतुबें जलाई मंगोलों ने, और अब्बासियों को ख़त्म किया। उधर अब्बासी थे, इधर उस वक़्त जो था ये सल्तनतें चल रही थी, स्लेव डायनेस्टी वगैरह और ये सारी।
देन कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, इस्लामियात। ये पढ़ा के आई एम सॉरी। तो उसके बाद जो है ना जी, क्या कहते हैं, उमैया डायनेस्टी और अब्बासी डायनेस्टी पढ़ा के उसके बाद मैं इस्लाम के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर जाऊँगा। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अब सिर्फ नमाज और हज के ऊपर हमारा एक लेक्चर होगा 1.5 से 2 घंटे का। यानी कि अगर आप हज को काउंट करते हैं तो हज के इतने एमसीक्यूज बनते हैं, वही सारे के सारे मैंने आपको पढ़ाने हैं। पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए, बुनियादी कायद हो गए, फिर अहादीस और कुरान के एमसीक्यूज। अहादीसों की किताबों के बारे में, अहादीसों के मुख्तलिफ रावी हैं उनके बारे में, ठीक है, वो पढ़ाऊँगा आपको। फिर कुरान के बारे में पढ़ाऊँगा आपको। कुरान में कितने शहरों का ज़िक्र है, कितने नामों का ज़िक्र है, कितने जानवरों का ज़िक्र है, इस तरह के एमसीक्यूज़ आते होते हैं। फ़िलाँ पारे का नाम क्या है, फ़िलाँ पारा कितने पारे हैं जो कि फ़िलाँ याद से शुरू होते हैं। इस तरह करके कुरान के अब काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं। ये भी सारा कुछ ये इस्लामियत हो गई। इस तरह से मैथ्स मैथ्स के अंदर आ गई। बोर्ड मैथ्स रूल से मैं शुरू करता होता हूँ। बेसिक जो शुरू है मैथ्स का, जो बोर्ड मैथ्स रूल से पढ़ा के उसके बाद पॉलिनोमियल बाइनोमियल इक्वेशंस, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद, फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद एवरेज मॉड मॉड मी एवरेज मीडियन मॉड मीन, ये सारे पढ़ा के उसके बाद फिर आपको मैं लेके जाऊँगा कम्प्लेक्स कंपाउंड, सॉरी उसकी तरफ क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम और एज प्रॉब्लम पढ़ा के फिर प्रॉफिट लॉस की तरफ लेके जाऊंगा, और प्रॉफिट लॉस पढ़ा के फिर स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर डायरेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, फिर कैलेंडर के प्रॉब्लम्स होंगे, फिर फ्रिक्शंस के और ये सारे क्वेश्चंस। तो इसी तरह से मैथ्स को पढ़ लेंगे। 5 हमारे सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद छठ जो 6 सब्जेक्ट है वो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है। यार ज्योग्राफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके अंदर हम दुनिया के वर्ल्ड मैप मैं पूरा पढ़ाऊंगा। उसमें दुनिया की वर्ल्ड मैप जितना भी है, यानी कि उसमें दुनिया के आइलैंड, बे, गल्फ, बाइट, स्ट्रीट, डेजर्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, पासेस, ठीक है। उसके बाद रेनफॉल्स के मुख्तलिफ वो हो गया। उसके बाद दुनिया के सी पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बेसिक्स पढ़ा के, तो उसके बाद फिर हम वर्ल्ड मैप की तरफ जाएंगे। एक जो है ना वो क्या कहते हैं, इक्वेटर और क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन को पढ़ाऊंगा मैं। वहाँ से शुरू करके फिर लैंगिट्यूड लैटिट्यूड को पढ़ाऊंगा। फिर पाकिस्तान का जो टाइम है 5 घंटे आगे, ये इसको जस्टिफाई करूँगा। ये सारा पढ़ाने के बाद फिर हम जाएंगे हर कंट्री के ऊपर, यानी कि फिर हम 7 कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। एक एक कंट्री का मैप ड्रॉ करके, उसका पूरा कॉन्टिनेंट का मैप ड्रॉ करके, उसमें कितने कंट्रीज़ हैं कि कॉन्टिनेंट में, कौन-कौन से कंट्रीज़ के हेड्स कौन है, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का है, वहाँ की सीक्रेट एजेंसी कौन सी है, वहाँ की करेंसी का नाम क्या है, उसकी पार्लियामेंट का क्या नाम है, वहाँ पे अम, अम, जो फेमस स्ट्रीट्स हैं वो कौन सी हैं, फेमस ड्राई पोर्ट्स, फेमस सी पोर्ट्स, फेमस रिवर्स कहाँ कौन से वाले हैं, फेमस लेक्स कौन सी हैं वहाँ पे, डेजर्ट्स हैं कौन से हैं वहाँ पे, उस मुल्क की क्या कनेक्टिविटी है, बॉर्डर की क्या कनेक्टिविटी है, ठीक है जी। उसके बाद उस मुल्क की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करूँगा, फेमस प्लेसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर कोई वॉर वाली हिस्ट्री है उस कंट्री की तो वो भी आपको डिस्कस करूँगा। उस मुल्क में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बनाया जाता है, और सबसे पहले क्या चीज़ किस मुल्क ने बनाई थी, वो पढ़ाऊँगा। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ की है वहाँ पे, वहाँ पे फेमस पासेस कौन से हैं, फेमस वहाँ पे ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, फेमस वहाँ पे डैम्स कौन कौन से हैं। तो ये जितनी भी ज्योग्राफी है, सीज़ को कितने लगते हैं, लेक्स कितनी लगती हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, हर उस मुल्क के बारे में पूरी उसकी जो ज्योग्राफी है, उसकी क्या कनेक्टिविटी है, ये वो सारा कुछ। तो एक-एक चीज़ उस मुल्क के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। ये हमारा वर्ल्ड मैप। उसके साथ आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा। जैसे यूरोप है, तो यूरोप में मैग्ना कार्टा, रेनेसां, एनलाइटनमेंट का एरा है। उसके बाद ये जो रेवोल्यूशन आई हैं 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद आपकी बनी वहाँ पे ये यूरोपीय यूनियन बनी वहाँ पे। फिर नेटो के ये सारे यूरोपीय यूनियन किस तरह से वहाँ पे था, बनाया गया। तो ये सारी हिस्ट्री जो है यूरोप की, ये सारी की सारी हिस्ट्री बता के उसके बाद फिर मैं इनकी ज्योग्राफी पे जाऊँगा। नॉर्थ यूरोप, ठीक है जी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। देन उसके बाद आपकी वेस्टर्न यूरोप, वहाँ नेदरलैंड और यूके से शुरू करेंगे, जर्मनी, और इस तरफ से आएंगे।
इसी तरह से इधर ईस्टर्न से शुरू करते हैं, तो ये जो है आपका जो बाल्टिक स्टेट्स हैं सारी की सारी वो हम पढ़ेंगे, और लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, बेलारूसिया वगैरह, यहाँ से यूक्रेन, ये सारे ईस्टर्न कंट्रीज। फिर नीचे से जाएंगे तो सदर्न कंट्रीज, माल्टा और इटली और ग्रीस और टर्की, और यहाँ से फिर सदर्न पार्ट बन जाता है। तो ये स्पेन वगैरह वाला हो गया, ये ऊपर चले जाएं तो ये सारे का सारा जो हिस्ट्री है, ये इस तरह से हम यूरोप का सारा मैप में डिस्कस करूँगा। इस तरह से अमेरिका का मैप, तो अमेरिका की हिस्ट्री, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उनकी हिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद फिर ओशियाना है, उसकी हिस्ट्री, फिर अंटार्कटिका है, उसकी हिस्ट्री, फिर अफ्रीका की हिस्ट्री। तो ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया। इसी तरह से हम इंग्लिश की तरफ जाएंगे, तो इंग्लिश में जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हैं। अच्छा, एक तो इंग्लिश के अंदर टेंसेज हैं बेसिक, वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, ताकि बहुत से लोगों को भूले होते हैं टेंसेज हैं क्या। इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो भी लोगों को पता होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद आपकी आ जाती है ये मुख्तलिफ प्रोवर्ब्स, इडियम सीडियम, ये वो सारे के सारे हो गए। उसके बाद फिर सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं, ये नहीं लोगों को पता होते हैं। फिर प्रेपोजिशन इंग्लिश की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन के बाद आप आ जाते हैं इंग्लिश में तो मेन एक तो टेंसेस हैं, दूसरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीसरा प्रेपोजिशन है, और चौथा सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। पाँचवें नंबर पे वोकैबलरी आ जाती है, वो आपने खुद करनी होती है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं पढ़ा दूंगा, एक्टिव पैसिव मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। और जी जी, आई डोंट प्रोवाइड नोट्स, आई एम सॉरी, आई डू नॉट प्रोवाइड नोट्स। मैं ना नोट्स बनाता हूँ, ना मेरे नोट्स बने हुए हैं। एक स्टूडेंट है, उसने इस्लामियात मेरे कंपाइल करके बनाए, इस्लामियात के तो होंगे, और बाकी यार सारा कुछ ऐसे बैठ के जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सिवाय मैथ्स के क्वेश्चंस, वो मैं देख लेता हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चंस मेरे पास कहीं नोट, वो भी कभी इधर होते हैं, कभी किधर होते हैं, कभी कौन से क्वेश्चन, कभी कौन से क्वेश्चन। अदरवाइज सारा इधर पड़ा हुआ है। 40-45 बैचेस हो चुके हैं मैं पढ़ा पढ़ा के, तो वही जो आता है दिमाग में वही आपको पढ़ा रहा होता हूँ। तो और डिटेल में हारे सारे लेक्चर्स डिटेल यूट्यूब पे पड़े होंगे, आप बहुत सारे देख सकते हैं वहाँ पे लेक्चर्स। इसी तरह करंट अफेयर्स में मैंने आपको इकॉनमी नहीं बताई, इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान का मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वो देखें तो सही आप ज़रा। उस जैसी इकॉनमी कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। ठीक है। तो हमारा फन मौला है, अल्लाह का शुक्र है। देन उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, ये इंग्लिश पढ़ के उसके बाद इंग्लिश के बाद आ जाता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जो चीज़ प्रोमिनेंट है वो एक तो कंप्यूटर को समझना, उसकी लैंग्वेजेस, उसके पार्ट्स, इनपुट आउटपुट। अच्छा, उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गई, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हो गई। देन उसके बाद स्कैनर्स हो गए, उनकी टाइप्स हो गई। वो सारा कुछ पढ़ा पढ़ू के उसके बाद फिर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, और क्या कहते हैं पावर पॉइंट, उनके जो शॉर्टकट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके अलावा कंप्यूटर का बाकी हार्डवेयर के बारे में चीज़ें पूछ लेता है, सॉफ्टवेयर के बारे में चीज़ें पूछ लेता है, वो मैं आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है। 90 डेज़, इट्स 90 डेज़ सेशन, 60 डेज़ में होता नहीं है यार, मुझसे जीके 60 डेज़ वाला नहीं होता। वो जो लोग कहते हैं ना 40 दिन वाला जीके, मुझे खुद नहीं समझ आती 40 दिन में क्या पढ़ाते होंगे वो स्लाइडों वाले टीचर्स हैं, वो स्लाइडें घुमाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, एमसीक्यूज लिखे हुए हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर देते हैं, ये को पढ़ाना होता है। मार्केट में इस तरह के बहुत सारे टीचर्स घूम रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता। तो खैर, वो भाई मार्केट वाले टीचर्स हैं। आगे चलते हैं। मुझे तो खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि हम इसमें हो गए हैं। अब इन्फोर्समेंट है पीरा, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स एलोकेट हुए हैं, बहुत सारे बताते नहीं हैं, बहुत सारे बता देते होते हैं। तो आगे चलते हैं। उसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट रह गया है? उर्दू। उर्दू रहता है। उर्दू के अंदर यार, उर्दू का तारुफ, उर्दू है क्या चीज़, उर्दू के मुसन्निफ़, उर्दू के बहुत सारे ऑथर्स जो हिस्ट्री के अंदर गुजरे हैं प्रोमिनेंट, 60-70 ऑथर्स, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनकी डिटेल, उनकी किताबों के बारे में, कहाँ रहते थे, किधर पैदा हुए, क्या क्या तखल्लुस था, किस किस तरीके से क्या क्या लिखा। फिर उर्दू के अंदर ड्रामा है, ख़ास तौर पे नावल नगारी है, ख़ास तौर पे कहानी हो गई, अफसाने हो गए, और शेर व शायरी हो गई,
ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके एक्सपर्ट्स उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे उर्दू में। उर्दू के अंदर गलत दुरुस्त जुमले हैं, उर्दू के अंदर उर्दू के अपने टेंसेज़ हैं, वगैरह तौर पे हम वो पढ़ेंगे। मुहावरे हैं, वो पढ़ाऊँगा मैं आपको। इसी तरह से उर्दू ग्रामर जो कि मेन पार्ट है। अब उर्दू ग्रामर में 2 पार्ट हैं, एक सर्फ़ और एक नहू। तो ये जो सर्फ़ और नहू वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों उर्दू ग्रामर के ऊपर मुझे तकरीबन 3 लेक्चर्स लगते होते हैं उर्दू ग्रामर को पढ़ाते-पढ़ाते। 2 तो मस्ट हैं ना, 2 से ज़्यादा शायद लग जाते हैं। तो ये उर्दू ग्रामर है जिसको पढ़ाते-पढ़ाते कम से कम मुझे 4 घंटे लगते हैं। आप ये समझ लें 3.5-4 घंटे लगते हैं उर्दू ग्रामर को। तो ये उर्दू ग्रामर भी उसमें शामिल हो जाती है। और 1 सेकंड। मकबूज़ा कश्मीर में धमाकों की आवाज़ सुनी गई, बरतानवी खबर एजेंसी सायरन। अमेरिका का अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी। ले भाई, अमेरिका को भी पता है कि जंग नहीं रुकती अब, अल्लाह करे कि रुक जाए। When Pakistan will strike, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। और ये दिस वाज द होल डिटेल ऑफ सेशन। Now if you have any query in your mind, you can please ask. One subject I missed, and that is everyday science. Let me tell you guys, everyday science हमारा भी रहता है। everyday science के अंदर 4 चीज़ें आ जाती हैं, एक है environmental science, chemical science, biological science और physical science। जो है ना बायोलॉजिकल साइंस, जो बायो के लोग होंगे उनको तो बेहतर मुझसे पता है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बायो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं ईडीएस आपको बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। लेक्चर्स पढ़े होंगे, जाके देख सकते हैं। उसके अंदर वही 9-10 में पढ़ी थी या 8th में पढ़ी थी। तो बाकी उसके बाद मैंने खुद से बहुत मेहनत करके पढ़ी। और एवरीडे साइंस के अंदर हम सबसे पहले फिज़िकल जो हमारी एनाटॉमी है हम उसको पढ़ते होते हैं। और इंसान के जितने भी फिज़िकल सिस्टम हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शुरू करते हैं कि ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। यहाँ पे ब्रेन, तो ब्रेन की जो तीनों हैं पार्ट्स उनको डिस्कस करके उसके बाद फिर सारी ब्रेन की फंक्शनिंग और ये पूरी की पूरी जो हमारी ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है सारी की सारी क्योंकि ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये सारी की सारी मैं आपको पढ़ाऊँगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। इस तरह से फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसके अंदर हम ब्लड को पढ़ते होते हैं, उसके अंदर हम हार्ट की फंक्शनिंग को पढ़ते होते हैं, हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है। फिर उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज़्मा है, ये क्या-क्या चीज़ें हैं, किस-किस तरह फंक्शन करते हैं, क्या-क्या होते हैं, इनकी डिटेल। इसी तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिटेल में मैं पढ़ाता होता हूँ। इसी तरह से हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम हो गया और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। अब जितने-जितने मुझे याद आ रहे हैं 10-12 10 सिस्टम हैं, 10-11 मेन-मेन हैं, वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल के अंदर। इसी तरह से यानी कि रिस्पायरेशन है तो हम साँस लेके फिर वापस एक्सहेल करने तक कहाँ-कहाँ जाती है अंदर और उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स कौन-कौन से पार्ट्स बॉडी के शामिल होते हैं, एक-एक चीज़ मैं समझाऊँगा आपको। उसके बाद हमारी आइज़, एयर्स, नोज़, अच्छा टंग और स्किन, ये जो 5 सेंसेस हैं ये मैं आपको सारी की सारी पढ़ाऊँगा उसमें, डिटेल के अंदर। आई का तो पूरा वो सेटअप बना के, कानों का पूरा वो बना के मैप, उसकी सॉरी डायग्राम बना के और सारी हिस्ट्री उसके सब डिटेल के साथ। और इसी तरह से जो आपका ये उसके बाद फिर साइंटिस्ट के नाम हैं, कुछ इक्विपमेंट्स के नाम, तो ये खाली बायोलॉजिकल का पार्ट है। जो एनवायरमेंटल का पार्ट है, एनवायरनमेंट में मैं आपको पढ़ाऊँगा जो हमारी लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हमारी पूरी अर्थ के बारे में, क्रस्ट क्या है, कोर क्या है, मेंटल क्या है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या है, किस-किस तरह से फंक्शन करती है, अर्थ को कैसे आते हैं। और एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है और लिथोस्फेयर, ये सारे का सारा पढ़ा के पानी अर्थ पे कितना है, अंडरग्राउंड कितना है, हवा में कितना है, क्या उसकी रेशो है, ये सारा वाटर साइकिल, ये सारा कुछ देन पढ़ा के फिर हम आपको केमिकल साइंस की तरफ लेके जाऊँगा। केमिकल साइंस में सारी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों मैं आपको पढ़ाऊँगा।
मैं आपको मॉलिक्यूल से शुरू करके, बॉन्ड से शुरू करके, ये टाइप्स वहाँ से शुरू करके कम्प्लेक्स जो हमारी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वहाँ तक आपको पढ़ाऊँगा। मुख्तलिफ उसमें फार्मूला शामिल हैं, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन शामिल हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशन शामिल हैं। फिज़िक्स है तो फिज़िकल साइंस के अंदर एक तो हम पूरा सोलर सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें 8 के 8 हमारे प्लैनेट्स हैं, और उसके बाद हमारी पूरी अर्थ, पूरा सन, पूरा मून, ये इनको पढ़ के हर एक प्लैनेट की डिटेल और उसकी सारी हिस्ट्री वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके साथ-साथ हमारे जो फ़िज़िक्स वाला जो पार्ट है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी से हम शुरू करेंगे, और वर्क, एनर्जी, और क्या कहते हैं, टॉर्क, और अब जितनी भी फ़िज़िक्स की बाकी डेफ़िनेशंस हैं, वो हम मेजॉरिटी जो डेफ़िनेशंस और फ़िज़िक्स की बहुत सारी ऐसी ऐसी अहम चीज़ें जो कि पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, हमने इंशाल्लाह उन तक को भी करना है। सिवाय फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, बाकी फिज़िक्स के अंदर बहुत कुछ है जो कि हमने अपने इस सब्जेक्ट के अंदर हमने कवर करना है। तो आई एम डन फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज़ प्रोसीड। जी, स्पाइनल कॉर्ड, थैंक यू साकिब। दिस इज़ द होल outline of the syllabus which will be covered in 90 days. ले जी, पाकिस्तान launched attacked attack on Jammu and Kashmir। खबर आ गई है जी। जी जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होगा। नजर आ रहा है। अल्लाह खैर करे यार। जी, बैटल्स तो सारी पढ़ाऊंगा ना संधू साहब। इस्लामियत में गज़वात तो हैं, बैटल्स हम पढ़ेंगे जब जब ये खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू होगा, उस दौर में बहुत सारी जंगें हुई हैं। फिर उमैया के दौर की जंगें हैं, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। वर्ल्ड हिस्ट्री तो इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री से हमारा इतना लेना देना नहीं है कि यूरोप की हिस्ट्री क्या होता रहा है, वो इतना नहीं पूछता पेपर के अंदर। वन पेपर तक हमने रहना है। एलएमएस मैंने ऐप तैयार करवा दी है, उस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। अगर कोई जल्दी लेक्चर लेके जाना चाहे, 30 दिन में ख़त्म करना चाहे, वो भी ले सकता है। यार ये मैं मंडे वाले दिन डिसाइड करूँगा कि विच सब्जेक्ट आई हैव टू स्टार्ट। नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे। यस, नोट्स खुद बनाएंगे। कोई और सवाल किसी किस्म का? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? दूसरा यार, मैं ना ये पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, अल्लाह ने वैसे ही दिया हुआ है। तो इसका मकसद आप जैसे लोग जो है ना वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग रिजल्ट शेयर करते हैं। नहीं तो ये 3,000 महीना कौन पढ़ाता है? 3-4 हज़ार इतना ही बनता है ना। मेरा वो लेवल तो नहीं है कि मैं आपसे 3-4 हज़ार लेके पढ़ाता रहूँ। 12,000 रुपये फीस या 10,000 रुपये फीस। मेरे मेरे पास तो 50,000 अगर मैं फीस रखूँ मेरे पास स्टूडेंट्स ने तब भी आना है। तो आप लोग मेहनत करें। मैं अगर आपको दिल से पढ़ाता हूँ तो आप लोग खुद भी दिल से मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो आगे निकलेंगे, नहीं तो लोगों की हर हर बंदा, हर कुत्ता बिल्ला उठ के आपको थू थू करेगा। यार ये देखो इससे कुछ नहीं हो पा रहा, इससे कुछ नहीं, ताने मारेंगे रिश्तेदार। सबसे ज़्यादा ताने ही होते हैं ना जो हम फेस करते हैं। फिर हमारे अपने करियर का मसला होता है। हमें पता होता है यूनिवर्सिटी से फ्री होके कि यार हमने कुछ बनना है। तो हमने तो वो सारा मुश्किल टाइम देखा हुआ है, हॉस्टल्स की लाइफ, हॉस्टल के खाने, रिश्तेदारों के ताने, वो सारा कुछ फेस करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं। बाद में हम खुले दिल के साथ उनको एक्सेप्ट करते हैं, यार खैर है। होल पीपीएससी एफपीएससी सिलेबस विल बी कवर्ड। यार मैं अमाउंट को देख के थोड़ी लेक्चर देता हूँ यार। सेशन मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा, आज से नहीं करूंगा। ऊपर वॉर चल रही है। मंडे से हम इंशाल्लाह रेगुलर सेशन शुरू करेंगे। 2 दिन आप लोग रेस्ट करेंगे, 2-3 दिन। और वैसे ही मेरा सेशन जो है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। अच्छा, कुछ दिनों में ना मैं तहसीलदार के लेक्चर्स को मैं वो करने लगा हूँ पब्लिक।
इस दफ़ा मैंने तहसीलदार बहुत आउट क्लास पढ़ाया है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट, एक्विजिशन का और टेनेंसी एक्ट। तो आप लोगों ने पढ़ना है, वो देखना है। नहीं सर, इसमें ना बच्चा, इसमें नहीं होती। 30 इयर्स के बाद अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 2 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। इट्स माय जिम टाइम, सो आई हैव टू लीव। यूट्यूब पे पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, अगर कोई मज़ीद भी क्वेरी है एडमन से रब्ता करें। एडमन इफ़ शी डज़न्ट रिस्पॉन्ड तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।